नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस में अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन है। ये यूनिट 3 होने वाला है और यूनिट 3 का ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 कवर करवा दिया है और पार्ट 3 और आएगा जिसमें आपकी पूरी ये यूनिट जो है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो ये पूरा सिलेबस है, ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है वो हमारे साइड से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाएगा कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, उसके ऊपर वीडियो आएगी। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यूनिट 3 में जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है वो पढ़ा है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा कुछ और होने वाला है। टॉपिक का नाम है वैश्विक न्याय। टॉपिक का नाम है वैश्विक न्याय। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या है उसकी अवधारणा और क्या है न्याय। तो यहाँ से जो है आपका बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा आपका टॉपिक वैश्विक न्याय से। सबसे पहले वैश्विक न्याय को समझने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि न्याय क्या होता है, न्याय का अर्थ और न्याय की अवधारणा को हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे अर्थ, देन हम देखेंगे अवधारणा। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो न्याय के लिए अंग्रेजी शब्द जस्टिस का प्रयोग किया जाता है। जस्टिस सुना होगा ना, जस्टिस। जस्टिस हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत सुनते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, न्याय चाहिए। अब भाई न्याय जो शब्द है, जस्टिस जो शब्द है वो कैसा शब्द है? वो एक लैटिन शब्द है। लैटिन में जो शब्द है उसमें उसको जस्टिटिया कहते थे। जस्टिटिया क्या कहते थे? जस्टिटिया। और उसी को बदल करके हमने इंग्लिश में उसे पढ़ा है जस्टिस। अब जस्टिटिया का अर्थ जो होता है उसका अर्थ है बांधना या संबंध। बांधना या संबंध यानी कि कोई रिलेशन या मतलब किसी चीज़ को बांधना। अगर हम बात करें व्यवहारिक दृष्टिकोण की, ये तो खाली अर्थ है और अर्थ में इतना जो मीनिंग है वो साफ नहीं झलक पाता है। खाली आप ये समझो कि ये एक लैटिन शब्द है जो कि जस्टिटिया से लिया गया है और जस्टिटिया का अर्थ होता है बांधना या संबंध। लेकिन हम यहाँ समझेंगे कि व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है। देखिए, न्याय का संबंध राज्य के कानून की धारणा है, यानी कि जो न्याय का संबंध है वो राज्य के जो कानून है, हर देश का जो अपना अपना कानून है उसकी धारणा से है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो न्याय का संबंध जो है वो कानून व्यवस्था से है, साथ ही सजा देने वाले नियमों की व्याख्या से भी है। बेसिकली हम अपने जो नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं न्याय, तो हमारे लिए न्याय क्या है? न्याय एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके कारण हमें न्याय मिलता है, यानी कि एक कानूनी प्रक्रिया जिसके कारण हमें क्या है, न्याय मिलता है। साथ ही दूसरी चीज़ देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो न्याय का संबंध जो है ना वो कानून व्यवस्था से है और सजा देने वाले नियमों की व्याख्या से है। तो ये है व्यवहारिक दृष्टिकोण जिसको हम अपने व्यवहार में लेके आते हैं, यानी कि डेली की लाइफ में जिसको हम यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि अवधारणा क्या है। एक ऐसी अवधारणा जो जन कल्याण के लिए कार्य करती है वह न्याय कहलाती है। बेसिकली देखा जाए तो न्याय की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो जो उसका सटीक आंसर देती हो। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी अवधारणा जो जन कल्याण के लिए कार्य करती है वह न्याय कहलाती है। जन कल्याण का मतलब होता है वो किसी भी स्तर पर हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, सामाजिक स्तर पर हो सकता है, आर्थिक स्तर पर हो सकता है और सांस्कृतिक स्तर पर हो सकता है। बट इन सारे वर्ड को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबको लिखना थोड़ा अटपटा लगता है, इसीलिए हम एक लाइन में यानी कि एक वर्ड में लिखते हैं जन कल्याण, यानी कि एक ऐसी अवधारणा जो जन कल्याण यानी कि जनता के कल्याण के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए कार्य करती है वह क्या कहलाती है, वह न्याय कहलाती है। अक्सर हम लोग जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे लिए न्याय का मतलब यही होता है कि भाई हमारे घर में चोरी हो गई, हमें न्याय चाहिए। हमें किसी ने मारा, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया तो हमें न्याय चाहिए। लेकिन उससे हटकर भी कुछ चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में जिससे हम न्याय कहते हैं, और वो हम किसी देश के बारे में नहीं पढ़ेंगे पर्टिकुलर, वो हम पढ़ेंगे पूरा अपने वर्ल्ड लेवल पर, यानी कि वैश्वीकरण के लेवल पर पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण में वैश्विक न्याय का अर्थ क्या है। ये तो हम नॉर्मल देख रहे हैं कि न्याय का अर्थ क्या है, न्याय की अवधारणा क्या है और न्याय क्या है, ठीक है। अब देखिए, न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से समाज
समाज में समानता तथा एकता के मूल्यों के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वही लाइनें आपके लिए बार बार रिपीट करके लिखी गई हैं। भूमिका में आपको ऐसे ही लिखना होता है, एक लाइन को घुमा फिरा के। देखा जाए तो मतलब वही है। न्याय क्या है? न्याय एक ऐसी अवधारणा है जिससे क्या होता है, लोगों को समानता मिलती है, लोगों के लिए लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करती है वो, और लोगों को उसमें लगता है कि हाँ भाई हमारे लिए तो ये हम सबकी एकता है, एकता के लिए कार्य करती है। साथ ही व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसको स्थापित करती है। अगर आपको न्याय मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आपकी गरिमा को स्थापित किया है। तो न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से समाज में समानता आती है, समाज में एकता आती है, और समाज में रहने वाले व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति की गरिमा स्थापित होती है। ठीक है। न्याय किसी भी उन्नतिशील सभ्यता का अनिवार्य अंग होता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी सभ्यता उन्नति कर रही है तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सब चीज़ ठीक है और लोगों को न्याय मिल रहा है ना। अब अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो तो उन्नतिशील का मतलब क्या होता है कि वो अर्थव्यवस्था जो है, वो देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनके देश के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के संग अन्याय नहीं हो रहा। अब आप मानो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को लेकर चलते हैं, कोई कंट्री है ए नाम की, इसमें गोरे और कालों के संग न्याय ना हो, उनके संग भेदभाव हो, अन्याय की स्थिति हो, तो क्या वो देश आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो सब चीज़ें मैटर जो है वो रखती हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक उन्नतिशील सभ्यता के लिए न्याय बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही न्याय किसी भी समाज के लिए अन्याय अनिवार्य घटक होता है। यदि न्याय ना हो तो राज्य और व्यवस्था और सुरक्षा ऐसा हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा लाइन देखो थोड़ी अटपटी है, बट मैं क्लियर कर रही हूँ कि वर्ड क्या आएगा। यदि न्याय ना हो तो राज्य अव्यवस्थ हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी न्याय के राज्य के अंदर, और लोगों को वहाँ पे असुरक्षा महसूस होगी। नहीं आया है, आप लिख लेना। असुरक्षा जो है हो जाएगी देश के अंदर। साथ ही एक कहानी जो आपने, एक परिस्थिति जो आपने सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। यदि किसी राज्य में, किसी समाज के अंदर न्याय नहीं होगा तो राज्य में क्या होगी? राज्य में अव्यवस्था होगी, साथ ही राज्य में असुरक्षा होगी, लोगों को मतलब सेफ फील नहीं होगा, वो अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, जैसा कि हम पढ़ते आते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। ये वाली जो कहावत होती है बिल्कुल लागू होती है अगर न्याय ना हो तो। न्याय की अवधारणा को समझना अत्यधिक कठिन है क्योंकि ये कोई सरल काम नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल अवधारणा बन चुकी है। न्याय से अभिप्राय का मतलब केवल ये नहीं है कि कानून और कानून की प्रतिक्रिया या कानून की गतिविधियाँ, उससे हटकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो न्याय के अंतर्गत आती है। जैसा कि हम बात करें आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा व्यापक हो गई है। यानी कि व्यापक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फैल जाना। तो आधुनिक युग में जो न्याय है, न्याय की अवधारणा व्यापक हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करें न्याय, तो न्याय का जो मतलब है वो सिर्फ कानून से नहीं है, कानून के प्रतिबंधों या कानून की गतिविधियों से संबंधित नहीं है, उसके अलावा भी न्याय होता है। जैसे कि सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, और देखा जाए तो यहाँ पे आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, हर एक टाइप का न्याय होता है। तो आधुनिक युग में न्याय की जो अवधारणा है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है उसको समझना, और वो बहुत ही एक मतलब न्याय ने बहुत ही व्यापक रूप ले लिया है। तो न्याय को समझना इतना इजी नहीं है क्योंकि न्याय के कई सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इसीलिए न्याय की जो अवधारणा है वो व्यापक हो गई है। अब यहाँ पे हम समझेंगे दो सिद्धांत, जो कि एक है प्लूटो के, दूसरे हैं अरस्तू के। आपकी बुक में दिया गया है, कई बार पूछ भी लेता है शॉर्ट में कि प्लेटो के जो सिद्धांत है वो क्या है, या अरस्तू के। नहीं भी पूछेगा तो अगर आपके क्वेश्चन में आएगा न्याय का क्वेश्चन, तो आपको भूमिका के बाद ये ज़रूर लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। अब देखिए समझते हैं, जो प्लेटो है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या कहता है।
प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत अपनी पुस्तक द रिपब्लिक पब्लिक नहीं आएगा, रिपब्लिक है, बहुत मिस्टेक हो रखी है इस पीडीएफ में, मैं आपको पीडीएफ को ठीक करके दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे द रिपब्लिक है, रिपब्लिक में दिया है प्लेटो के अनुसार न्याय कानून से नहीं बल्कि नैतिक से संबंधित है। अभी हम क्या पढ़ते आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, न्याय का मतलब है पुलिस, न्याय का मतलब है न्यायालय, जहाँ से हमें जस्टिस मिलती हो। लेकिन नहीं, प्लेटो का मानना ये है कि ये कानून से संबंधित नहीं है बल्कि ये नैतिक से संबंधित है। नैतिक्स क्या होते हैं? नैतिक मतलब होता है मोरल, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं। आपने बचपन में पढ़ी होगी मोरल वैल्यू या नैतिक शिक्षा, बहुत, जब आप, पता नहीं आपके टाइम पे थी या नहीं थी, हमारे टाइम पर एक बुक आती थी नैतिक शिक्षा की, जिसमें हमें पढ़ाया जाता था कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें लिखी जाती थी, मोरल वैल्यूज़, जो हमें जो है हमारे पेरेंट्स वगैरह सिखाते हैं। तो वही प्लेटो ने कहा है कि जो न्याय है उसका, न्याय का मतलब जो है कानून से नहीं बल्कि नैतिक से संबंधित है। यानी कि जो मनुष्य के जो मोरल है, मनुष्य की जो मोरल शिक्षा है या जो वैल्यूज़ है उससे संबंधित है। मनुष्य अपना कार्य करे तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो यही है न्याय। मतलब न्याय प्लेटो किसको बोलते हैं? प्लेटो का मतलब है कि न्याय वह है जो कानून से संबंधित नहीं है। इनका अर्थ है, इनका मानना ये है कि मनुष्य अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। जब इन्होंने ऐसा बोला कि मनुष्य अपना कार्य करे और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये आया कि भाई कार्य क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, कौन डिसाइड करेगा किसका कार्य क्या है। तो फिर उन्होंने इसके लिए ये भी बताया कि कार्य को डिसाइड करने के लिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, यानी कि हर मनुष्य के अंदर 3 गुण पाए जाते हैं। पहला होता है बुद्धि, दूसरा होता है साहस, तीसरा होता है लालच। जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण है वो अपने अकॉर्डिंग अपना कार्य करे और किसी के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा तो यही कहलाएगा न्याय। अब देखिए, उन्होंने ये बताया बुद्धि, साहस और लालच। तो उन्होंने पूरा बताया कि जिस मनुष्य के अंदर बुद्धि वाला गुण पाया जाता है उसका कार्य ये है, वो शासन करेगा, यानी कि वो शासक है, इट मीन्स वो राजा है। दूसरा उन्होंने बताया जो जिसके अंदर साहस है, जो सोच रहा है कि भाई मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा साहस है, ठीक है, और लाइक कमज़ोर वगैरह नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला प्लेटो ने कि जो अपने आप को समझता है, जिनको ये लगता है कि उसके अंदर साहस होने का गुण है, किसी से डरता नहीं है, वो साहसी है ना, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, तो वो सैनिक बन जाए। वो उसका कार्य क्या होगा? सैनिक, मतलब लड़ाई करना, लाइक जैसे अपने देश के लिए लड़ाई करना, वो वाली लड़ाई करना, ऐसा नहीं कि किसी से भी जाके लड़ लो, ये वाली लड़ाई नहीं। तो यानी कि उन्होंने बताया कि जिसके अंदर साहस है वो सैनिक बन जाए। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि जिसके अंदर लालच है, जिस मनुष्य के गुण में लालच है, क्योंकि इंसान क्या है आज के टाइम पर आपको पता होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सुना होगा आपने। तो जिस इंसान के अंदर लालच है वो व्यापारी बन जाए या उत्पादक बन जाए। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने समाज के अंदर 3 वर्गों को बताया है, पहला शासन, सैनिक और व्यापारी। ये जो तीनों वर्ग उन्होंने बताए हैं, ये उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग वो ये कार्य कर सकते हैं जिनके अंदर जो गुण है। तीनों ही कार्य अगर अपना अपना करेंगे, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वही कहलाएगा न्याय। तो प्लेटो का बहुत ही सीधा सा सिद्धांत था कि इनका मतलब ये है कि न्याय जो है वो किसी कानून से संबंधित नहीं है, ये मनुष्य के नैतिक से संबंधित है। मनुष्य यदि अपना कार्य करता है और वो किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वही कहलाएगा न्याय। अब उनसे पूछा कि भाई ठीक है अपना कार्य, लेकिन किसको क्या पता कि किसका कार्य क्या है, तो इसीलिए उन्होंने ये 3 गुण बताए हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। दूसरा है, आपकी बुक में इतना ही लिखा है तो मैंने इतना ही करवाया है, वैसे और भी इनकी पूरी थ्योरी है, देखोगे तो पूरी बुक है कम से कम 100 पन्नों की,
पढ़ते पढ़ते आपका लगेगा कि हाँ भाई, क्या थे प्लेटो और क्या थे अरस्तु। तो शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया है, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा ही लिखा है, जब थोड़ा लिखा है तो थोड़ा ही पढ़ो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब अरस्तु का न्याय सिद्धांत हम देख लेते हैं। अरस्तु जो है ना, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है, और अरस्तु के जो गुरु है वो है प्लेटो, यानी कि प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का गुरु कौन, प्लेटो। तो अरस्तु ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेम था, लेकिन हाँ, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अपने इसमें ऐड ऑन की है, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियम से है। यानी कि न्याय क्या है, न्याय का अर्थ उनकी नज़र में ये है, मानव के संबंध, मानव संबंध के जो नियम होते हैं वही न्याय है। ठीक है। अरस्तु के अनुसार न्याय यह है कि जो व्यक्ति राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करते हैं, उन्हें उसी अनुपात में राज्य के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे ना उन्होंने दो बातें कही हैं। पहला ना, आप अ से अरस्तु और अ से अनुपात याद रखना, ठीक है। अरस्तु ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो अनुपात के ऊपर दिया है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। यानी कि उन्होंने ये बोला है कि जो व्यक्ति अपने राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितना अच्छा कार्य करेगा, उनको उसी के अनुपात में अधिकार मिलने चाहिए। अगर आप इसका एग्जाम्पल समझोगे, अपने घर से समझो, ठीक है। आप घर में 4 लोग हो, मैं ये नहीं कह रही कि पापा मम्मी भाई बहन, ये नहीं कह रही। आप ये समझो खाली आप 4 लोग हो, चारों लोग पैसा कमाते हो बाहर जाके, 10,000, ये कमाते हैं 20, ये कमाते हैं 30 और ये कमाते हैं 40। तो अपने घर के लिए ज़्यादा योगदान कौन दे रहा है, ज़्यादा योगदान लास्ट वाला दे रहा है। वो कोई भी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, आप हो सकते हो, या आपकी बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जो ज़्यादा पैसा कमा के दे रहा है, यानी कि जो घर के उद्देश्यों को ज़्यादा पूरा कर रहा है, उसको उसी के अनुपात में अधिकार मिलना चाहिए। आप अधिकार को रिलेट कर लो खाने से, क्योंकि जल्दी समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यानी कि जो ज़्यादा अपने घर के लिए कार्य कर रहा है, जो अपने घर में ज़्यादा पैसे लेकर के आ रहा है अपने घर को चलाने के लिए, उसी के हाथ में सारी शक्तियाँ होंगी, ऐसे समझो, ठीक है। अब शक्तियाँ मत लिखना वहाँ पे, थोड़ा सा वर्डों को ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरस्तु ने अपने सिद्धांत में ये बोला है कि न्याय क्या है, उनकी नज़र में न्याय यह है, एक राज्य में जो व्यक्ति रहता है, वो व्यक्ति जितना अपने राज्य के लिए करता है, या अपने राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितना वो है करता है, जितना वह योगदान देता है, उसको उसी के अनुपात में अधिकार में मिलने चाहिए। बराबर नहीं बोला, इक्वल नहीं बोला, इक्वल मत लिख के आना पेपर में कि भाई लिख दो बराबर, अनुपात लिखना। याद करने का तरीका बता रही हूँ, आ से अरस्तु, आ से अनुपात, इतना तो थोड़ा बहुत तो याद कर ही सकते हो ना कि अनुपात की बात कही है। इट मीन्स जो अपने राज्य के लिए या राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितना योगदान देगा, जितना कार्य करेगा, उसको उसी के अनुपात में उतने अधिकार दिए जाएंगे। बस 4 बार बता चुकी, आशा करती हूँ कि 4 बार में आपको याद तो हो ही गया होगा कि लिखना क्या है। अब देखिए, समाज में न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सदस्य अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। यानी कि वही बोला है कि समाज में न्याय को स्थापित करने के लिए मनुष्य के अंदर ये ज़रूरी है कि वो अपनी मोरल ड्यूटीज़ को पहले करे। मोरल ड्यूटीज़ क्या है, दूसरों का आदर करना। दूसरों का आदर करोगे तो कभी लड़ाई होगी ही नहीं। अब घर में लड़ाई होती है भाई बहनों में, क्यों होती है? वो बोलती है टीवी का रिमोट मेरे पास है, मैं टीवी चलाऊंगी, वो बोलती है मैं चलाऊंगी, तो इसलिए लड़ाई होती है घर में। अब अगर यहीं पे आप इसी को रिलेट करो इससे, कि जो व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अपने मोरल ड्यूटीज़ को पूरा करेगा, तो उससे क्या होगा, न्याय की स्थापना होगी। तो बस यही बोला है, अन्य व्यक्तियों के प्रति, यानी कि दूसरों से रिलेट करना है। लाइक कि आप मेरे से बड़े हो तो मैं आपका कहना मानूंगी, आप मेरे से बड़े हो मैं आपका आदर करूंगी, आप मेरे से छोटे हो तो मैं आपकी मदद करूंगी हमेशा, मैं कभी आपको तू करके नहीं बोलूँगी। अगर रिस्पेक्ट से बात करोगे, अपनी मोरल ड्यूटीज़ का पालन करोगे दूसरे मनुष्य के प्रति, तो समाज में कभी भी न्याय की भावना, मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होगा, न्याय की स्थापना होगी। तो इनका ये था। उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी में न्याय के प्रकार बता दिए हैं। एक बताया इन्होंने सामान्य न्याय, दूसरा बताया इन्होंने विशिष्ट न्याय।
फिर इन्होंने क्या बोला कि विशिष्ट न्याय को दो भागों में बांट दिया, पहला सुधारक और दूसरा वितरणकारी। ठीक है, अब हम इन चारों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझो, छोटा सा है, ज़्यादा माइंड पे मतलब ये मत सोचना कि भाई मेरे को पूरा ही समझना है, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज़ इतना ही लिख के आ जाना, इनफ रहेगा। पहली बात तो इजी है, समझ जाओगे सामान्य और इसमें वितरणकारी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ सॉरी, सामान्य और विशिष्ट में क्या डिफरेंस है। सामान्य न्याय, उन्होंने ये बोला है कि अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय जो है ना वो नैतिक न्याय है। सामान्य न्याय का मतलब क्या है, जो नैतिक न्याय है, जो प्लेटो ने बोला, किसने बोला, प्लेटो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको सामान्य है, क्योंकि अगर आपको प्लेटो का पता है तो आप सामान्य न्याय लिख दोगे। फिर इन्होंने ना कुछ कुछ चीज़ें जो अपने थ्योरी में ऐड करी हैं वो देखते हैं। उन्होंने बताया विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय पे उन्होंने ये बोला कि योग्यता के अनुसार पद और पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि आप ऐसे समझो, राज्य में जो भी व्यक्ति है वो अपनी मोरल ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा है, चाहे वो दूसरों के प्रति, सामने वाले मनुष्य के प्रति, या वो अपने समाज के प्रति, या वो राज्य के उद्देश्य के प्रति, जो भी बंदा सही से काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार पद पर है, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। यानी कि सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बोलने में। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति सही से काम कर रहा है, अपने अचीवमेंट मतलब अपने देश की अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हेल्प कर रहा है, उनको योग्यता के अनुसार पद मिलना चाहिए और उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। बस इसमें बात है विशिष्ट का है। विशिष्ट में पुरस्कार की बात की गई है, जैसे कि रिलेट कर सकते हो आप, पद्म पुरस्कार मिलते हैं, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, भारत रत्न मिलता है। तो इस टाइप से ही उन्होंने यहाँ पर किसकी बात की है, पुरस्कार की और पद की बात की है। कि जो व्यक्ति, जैसे अभी मैं अगर एग्जांपल दूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बट एग्जांपल ना आप कहीं पेपर में लिख ना दो, इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि पेपर में ना लिखे हो। अगर एग्जाम्पल से समझते हो तो आप ऐसे समझो कि आपके घर में आप 4 लोग हो, 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों लोग अपना अपना सही से काम कर रहे हैं, अपने घर के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, और सभी ठीक ठाक पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। बट इनमें रैंकिंग तो होनी चाहिए ना, कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है। मान लो ये सबसे बेस्ट है, इन्होंने 40,000 रुपये कमाए, तो इनको हमने रख दिया रैंक 1 में। ठीक है, अब जो रैंक 1 है तो इनको हमें पद देंगे, मतलब देश के अंदर, एक राज्य के अंदर इनको इनका पद मिलना चाहिए, और इनको साथ ही पुरस्कार से सम्मानित भी इनको करना चाहिए। तो बस वही इनका इतना ही कहने का मतलब है कि विशिष्ट के अंदर उस व्यक्ति को जो अपने राज्य के प्रति अच्छा कार्य करता है, अपने राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान देता है, उसको एक अच्छा पद मिलना चाहिए और एक मतलब ट्रॉफी वगैरह लाइक पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ समझ में आया होगा इतना। उसके बाद देखिए वितरणकारी है, इसी का पार्ट है। वितरणकारी है और सुधारक है। वितरणकारी में ये है, सामाजिक योगदान के अनुरूप अधिकार व पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी कि उनको उनके अकॉर्डिंग अधिकार भी मिलने चाहिए। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे विशिष्ट में क्या पढ़ा है, विशिष्ट में हमने ये पढ़ा है कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार और पद मिलना चाहिए। वितरणकारी में क्या पढ़ा है कि उनको पुरस्कार, क्योंकि इसका पार्ट है तो पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा, तो पुरस्कार तो मिलेगा, साथ ही उनको अधिकार भी मिलने चाहिए, उनको अधिकार भी मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सुधारक। सुधारक में ये है कि नागरिकों के अधिकारों का अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण से रक्षा करने वाला न्याय सुधारक न्याय है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, जो हमारे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे राज्य के लिए, उनको विशिष्ट, उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके जो अधिकार हैं, अधिकारों को क्षति ना पहुँचे और अधिकारों का कोई हनन ना करे। यानी कि उन नागरिकों के अधिकारों का अन्य व्यक्तियों के अतिक्रमण का मतलब क्या होता है, हमला करना। हमला कोई आप पे करेगा तो क्या होगा, आपके अधिकारों का हनन होगा। तो बस यहाँ पे यही बोला गया है कि जो व्यक्ति देश के लिए अच्छा कार्य करता है, देश में अपना योगदान देता है, उसके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यही बोला गया है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, व्यक्ति के अतिक्रमण, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब यही है कि दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों का हनन
ना करे। ठीक है, इसका मतलब खाली इतना ही है। उसके बाद इसके अंतर्गत जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा शामिल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण ने यहाँ पे आपका आएगा समानता। ठीक है, थोड़ा सही कर लेना। वैश्वीकरण ने समानता व गरीबी को कैसे प्रभावित किया है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है गरीबी और समानता को लेकर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम अभी तक तो हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं, खाली हमने ये पढ़ा है कि न्याय क्या होता है, और हमने यही समझा कि प्लेटो ने क्या बताया और अरस्तु ने क्या बताया, बट हमने कहीं पे भी गरीबी तो पढ़ा ही नहीं, ना हमने समानता पढ़ा, तो हम इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले ना वैश्विक न्याय समझो, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ न्याय तक ही समझाया है और प्लेटो के और अरस्तु के विचार समझाए हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि वैश्विक न्याय क्या होता है। वैश्विक न्याय अगर आप समझ जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को लिख लोगे। देखो, वैश्विक स्तर पर जो न्याय होता है, आपको पता है वैश्विक न्याय क्यों बोला गया है, क्योंकि वैश्वीकरण आया है, एलपीजी की नीति अपनाई है ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, विश्व का एकीकरण, यानी कि सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, अपना व्यापार करें, आदान प्रदान करें चीज़ों का, सेवाओं का, यही होता है वैश्वीकरण, राइट। अब वैश्वीकरण के युग में न्याय को समझना है। जब वैश्वीकरण आया तो एक देखो, पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं लिखूंगी, ABCD करके समझा रही हूँ। ABCD ये सारी कंट्री है आपस में, 5 कंट्री समझ चलो कि 5 कंट्री हैं। जब वैश्वीकरण आया, क्या वैश्वीकरण ने सभी को बराबर का मौका दिया? क्या वैश्वीकरण ने सभी देशों के अंदर बराबर के रोजगार दिए? क्या वैश्वीकरण ने जो विकसित देश हैं उनको तो कुछ नहीं, जो विकासशील देश हैं, क्या उनके देश में रोजगार दिए हैं? क्या उनको समानता मिली है? मान लो A भी विकासशील देश है, B भी विकासशील देश है, क्या दोनों के अंदर सेम रोजगार दिए हैं? क्या वैश्वीकरण ने जो गरीबी है देश के अंदर, जो गरीबी होती है, मान लो A देश के अंदर भी गरीबी है, B के अंदर भी, C के अंदर भी, D के अंदर भी, तो वैश्वीकरण में क्या हुआ है कि वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ है, आयात निर्यात हुआ है, तो क्या ये इक्वल हुआ है? या जो A के संग B ने किया है, क्या वही A ने C के संग भी किया है? क्या वैश्वीकरण से गरीबी दूर हुई है? क्या न्याय मिला है? तो यहाँ पे बस आपको ऐसे इंटरलिंक करके समझना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर A देश में गरीबी है, D और E, अगर A देश में गरीबी है और C देश में गरीबी है, या सारे ही देशों में गरीबी है, तो गरीबी को कम करने के लिए क्या वैश्वीकरण ने कुछ किया है? क्या सभी के संग उसने न्याय करा है वैश्वीकरण ने? क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, सभी देशों के लिए है। जैसे कानून देश में रहने वाले सारे व्यक्तियों के लिए समान है, ऐसे ही वैश्वीकरण सभी कंट्रियों के लिए समान है। क्या इसमें अगर 80% गरीबी है और इसमें भी 80% गरीबी है, इसमें 70% है, तो क्या इनकी जो गरीबी में जो घटाव आया है, या समझो कि गरीबी जो कम हुई है, क्या सभी देश में उसी रेशियो में, उसी अनुपात में गरीबी कम हुई है? क्या इनके जैसे मान लो ये समझो कि 5 देश हैं या बहुत सारे देश है ABCD, कि इनके देश में 5 गरीब है, इनके में 5, इनके में 5, इनके में 5, क्या वैश्वीकरण ने यहाँ पे 4 लोगों को अमीर बना दिया, यहाँ पे भी 4 को अमीर बना दिया, यहाँ पे 3 को, यहाँ पे 1 को, तो क्या ये न्याय है? वैश्वीकरण ने क्या न्याय दिया है? तो ये हो गया न्याय और ये हो गया गरीबी। यही आपका क्वेश्चन आता है, समझ गए? क्या क्वेश्चन पूछा है? समानता पूछा है कि क्या वैश्वीकरण ने सभी के संग वैश्वीकरण को जब सबने अपनाया, LPG की नीति, ऐसा तो नहीं है ना किसी एक देश ने अपनाया हो या 4 देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो, नहीं, सारे ही देशों ने अपनाया है वैश्वीकरण को, राइट। तो क्या जब वैश्वीकरण को अपनाया है सभी को समानता मिली है, सभी को काम करने का अवसर उतना ही मिला है जितना दूसरे देश में लोगों को मिला है। आशा करती हूँ अभी इतना तो समझ में आया होगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है और यहाँ पे कैसे समानता और गरीबी को प्रभावित किया है, ये क्वेश्चन कैसे बना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझते हैं हमारा टॉपिक, जो वैश्वीकरण ने समानता और गरीबी को कैसे प्रभावित किया है, क्योंकि हम न्याय पढ़ रहे हैं
तो बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो क्या वैश्वीकरण के आने से सभी देशों में समानता पाई गई है? सभी देश आपस में समान हैं? क्योंकि कुछ देश तो आपको पता है पिछड़े भी हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ विकसित हैं, तो कुछ देशों में गरीबी है, कुछ देशों में अमीरी है। तो क्या सभी के संग वैश्वीकरण ने न्याय किया है? सभी गरीबों को प्रभावित किया है या किसी एक देश को प्रभावित किया है, या सभी को समानता का अवसर उन्होंने दिया है? यही चीज़ हमें पढ़ना है, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं न्याय। ठीक है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि न्याय क्या है, अरस्तु का न्याय क्या है, पढ़ने को तो पढ़ लिया आपने, बट हाँ ये आपके भूमिका में काम आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे इतना जोर दिया कि हाँ समझ में आना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आपका प्रीवियस ईयर 2 सालों में, मतलब इस जो यूनिट से जो क्वेश्चन है वो यही आता है। ठीक है, गरीबी और यहाँ पे भूमिका देखो लिख लेना, बाकी जब आपको पता है कि नॉन वालों के एग्ज़ाम शायद 22 तारीख से स्टार्ट है, 22 मई से, उसके बाद तो सोल वालों के होते हैं, तो पेपर का ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो आएगी उसमें भूमिका मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो आपको मिड बॉडी में जो लिखना होता है ना वो बता रही हूँ। वैश्वीकरण और असमानता को कम करने वाले तर्क, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि भाई वैश्वीकरण जो आया है उसने देशों में जो गरीबी है उसको कम की है, गरीबी को कम किया है, असमानता को कम किया है, यानी कि इक्वालिटी लेकर आया है वो देशों के बीच में। तो ऐसा रियल में हुआ है? अगर रियल में हुआ तो उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है, वैश्वीकरण, देखो जिसने यूनिट 1 पढ़ा होगा या जिसको वैश्वीकरण पता होगा उनको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अभी तक, क्योंकि मैंने बताया नहीं, लेकिन आप देख तो रहे हो, स्क्रीन पे पढ़ तो रहे ही हो। तो व्यापार में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के आने से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश इंडिया के अंदर कितनी सारी एमएनसीज कंपनी है आज के टाइम पे। डोमिनोज देख लो, खाने पीने का आपको ज़्यादा याद रहता है ना, डोमिनोज देख लो, एप्पल की कंपनी देख लो, हमारी नहीं है, इंडियन नहीं है, बाहर की है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है जो बाहर देशों की है, जो एमएनसीज कंपनी है। उससे क्या हुआ है, उन्होंने आके यहाँ पे काम किया तो लोगों को कहीं ना कहीं क्या मिला है, रोजगार मिला है, लोगों के व्यापार में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, इसके अलावा विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई है देशों के अंदर। ये किसी पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं कर रही हूँ, सारे ही देशों का लिखना है। लाइक आपको पूरा ही कंक्लूजन बताना होता है कि सभी देशों के अंदर विदेशी निवेश बढ़ा है, व्यापार में वृद्धि हुई है और तकनीकी प्रगति हुई है। क्योंकि हर साल देख रहे हो आप जीडीपी बढ़ती जा रही है। जीडीपी बढ़ने का कारण ये है कि विदेशी लोग भी आकर हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो 3 पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पे आप रोजगार के अवसर भी लिख सकते हो कि लोगों को रोजगार के अवसर भी हर देश के अंदर मिले हैं। उसके बाद है गरीबी, और देखो जब आप लिखोगे ये चीज़ तो आपको थोड़ा बताना भी होगा कि कैसे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो कार्य करती हैं। तो 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कार्य करती हैं। पहला है यूएनडीपी। अब आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट में बताना कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। छोड़ो, आपके लिए क्या छोड़ूं, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हो, खाली पढ़ के चले जाते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो कमेंट की मैं क्या ही उम्मीद रखूं। मैं खुद ही बता देती हूँ आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है। अब यूएनडीपी का जो लक्ष्य है वो है गरीबों को समाप्त करना, सॉरी गरीबों नहीं, गरीबी आएगा, गरीबों को तो मतलब हो गया इंसानों को ही समाप्त करना, गरीबी हो गया यानी कि हर देश से गरीबी को समाप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण या महिला को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन देना यानी प्रोत्साहित करना, और आर्थिक समानता यहाँ पे एक अलग पॉइंट है और पर्यावरण विकास एक अलग पॉइंट है। तो ये यूएनडीपी के लक्ष्य हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्य करती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है एक कंट्री दूसरी कंट्री के संग अपना व्यापार करती है, और वही हर साल एक बैठक वगैरह होती है जहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती है कि हमने ये किया और हमने ऐसा किया। ठीक है, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इकोसॉक, ऐसे पढ़ लो इकोसॉक, वैसे ECOSOC बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म है, इसकी तो कमेंट करके बता ही देना। ठीक है, इसके भी लक्ष्य सेम है, जो ऊपर वाले के लक्ष्य हैं वही सेम नीचे वाले के लक्ष्य हैं। ठीक है, अभी आशा करती हूँ मैं आपको इतना समझ में आया होगा कि गरीबी और असमानता को
कम करने के लिए वैश्वीकरण ने क्या कार्य किया। जो 3 पॉइंट बताए हैं या जो 4 पॉइंट बताए हैं उसी को आपको डिफाइन करके लिखना है। उसके बाद है गरीबी और असमानता को बढ़ावा देने वाले तर्क। यहाँ पे तारक हो गया है, तर्क लिखना है, ठीक है। गरीबी और असमानता को बढ़ावा, यानी कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि वैश्वीकरण के आने से, क्योंकि हर चीज़ के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स 2 अप्रोच होती है, नेगेटिव अप्रोच भी हो सकती है और पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकती है। जैसे कि आज के टाइम पर अगर आप बाइक का एग्जांपल लो, आ तो गई है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम 1 मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। बट आपको पता है अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। फ़ोन का ही देख लो, बच्चे इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं फ़ोन को, दोनों ही टाइप से यूज़ करते हैं, है ना। तो इसी टाइप से लोगों ने बोला कि वैश्वीकरण जो आया है भाई, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और सकारात्मक प्रभाव भी इसमें पड़े हैं। तो पहला जो मैंने आपको ऊपर बताया है उसमें मैंने आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट बताया है, नीचे जो आपको लिखना है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखना है। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला है कि जो वैश्वीकरण आया है उसके कारण गरीबी और बढ़ गई है और असमानता भी बढ़ गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गरीब देश और गरीब हो गए हैं और अमीर देश बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। जो लाभ होता है उसका असमान वितरण होता है, यानी कि जैसे विदेशी कंपनी आकर मान लो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर रही है, उनको वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रॉफिट का जो शेयर है इंडिया के बीच में और जो एमएनसी कंपनी के बीच में है सेम नहीं है, वो अलग है। तो लाभ का असमान वितरण होता है। श्रमिकों का शोषण भी बहुत होता है, उनसे काम भी बहुत करवाया जाता है, पर्यावरण को नुकसान भी बहुत होता है। उसके बाद भ्रष्टाचार में भी वृद्धि हो गई है। तो देखो, ये हम ना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने तो 10वीं में पढ़ा था एक बार, 8वीं में भी पढ़ रखा है नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक में पूछ लेगा तो आप ये भी लिख सकते हो, वैसे सांस्कृतिक आता नहीं है लेकिन मुझे याद है कि अगर सांस्कृतिक प्रभाव पूछता है नकारात्मक क्या पड़ा है तो हम ये बोलते हैं कि भाई इंडिया ने अपने कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हर फील्ड में होते हैं, आर्थिक में भी होते हैं, सामाजिक में भी होते हैं, राजनीतिक में भी होते हैं और सांस्कृतिक में भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गरीबी और असमानता क्या है, सामाजिक है और आर्थिक है। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे पॉजिटिव बताना है और नेगेटिव बताना है। पॉजिटिव नेगेटिव बताना है बट किस फील्ड में बताना है, समाज समानता में बताना है और आर्थिक में बताना है, ठीक है, जो हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो। हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ रखे हैं, मतलब बचपन इन सेंस 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, और वही बार बार हम चीज़ें अपनी कॉलेज टाइम पे पढ़ते हैं। बट हाँ, कॉलेज टाइम पर क्या होता है कि हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ते हैं, उससे हमारी समझ खुलती है, ठीक है। तो यही आपका टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको जो ये पार्ट 2 है पसंद आया होगा। पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम जानेंगे कि आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, यही सब हमको जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।